हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स कक्षा पर। और दोस्तों, हम जो डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है कोलिजन। और कोलिजन में हमने लास्ट वीडियोज में कोलिजन के टाइप्स, कोलिजन क्या है और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया है और लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आज सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, लेट क्या है क्वेश्चन, और फिर उस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए गिवन इनकमिंग बॉडी 1 एंड बॉडी 2 इनिशियली एट रेस्ट। हाउ वुड यू चूज द मास ऑफ बॉडी 2 इन कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ बॉडी 1 इन ऑर्डर दैट body 2 should recoil with greatest speed, greatest momentum and greatest kinetic energy। तो दोस्तों, क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं, और हिंदी वाले जो बच्चे हैं जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि आप, यानी कि आप स्टूडेंट्स, आप एक विमीय इलास्टिक कोलिजन पर विचार कीजिए, प्रत्यास्थ संघटन पर विचार कीजिए, जिसमें एक बॉडी 1 जो उधर से आ रही है और बॉडी 2 जो कि रेस्ट में, एक बॉडी 1 और दूसरी बॉडी 2 जो कि विराम अवस्था में है, इस तरीके का कोलिजन है। फिर क्या कि आप, यानी कि आप बॉडी 2 का मास किस तरीके से चुनोगे, किसके कंपैरिजन में? बॉडी मास ऑफ बॉडी 1, बॉडी 1 के मास की तुलना में। यानी कि टोटल अगर सेंटेंस बोलना है, आप बॉडी 2 का मास बॉडी 1 के मास की तुलना में किस प्रकार चुनोगे कि बॉडी 2 ग्रेटेस्ट स्पीड, अधिकतम चाल से, अधिकतम संवेग से और अधिकतम गतिज ऊर्जा से रिकॉइल करे, प्रतिक्षिप्त करे, यानी कि वो कितने इससे चले। बॉडी 2 अधिकतम स्पीड यानी कि अधिकतम चाल, ग्रेटेस्ट मोमेंटम अधिकतम संवेग, ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा से चले। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसकी सिचुएशन हमें कंसीडर करनी है, और कंसीडर करने के बाद इस क्वेश्चन को एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, और हमें ये दिखाना है कि बॉडी मास, जो मास m2 की बॉडी है, वो हमें किस तरीके से चूज करना है, किसके कंपैरिजन में 1 के, कि बॉडी 2, जब बॉडी 1 उससे टकराए तो बॉडी 2 जो है वो अधिकतम चाल से चले, अधिकतम मोमेंटम से चले और अधिकतम गतिज ऊर्जा से चले। तो दोस्तों, यही हमें पढ़ना है, आज का क्वेश्चन यही है। तो एक सिचुएशन सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, बहुत सिंपल, क्योंकि कोलिजन हम पढ़ चुके हैं। और कोलिजन में क्या होता है दोस्तों, हमेशा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वीडियो में मैंने इसे डिस्कस किया कि जब भी कोलिजन का क्वेश्चन आएगा, हमेशा कहां पे जाना है? कंजर्वेशन लॉज पे हमें आस लगानी है। कंजर्वेशन लॉ से ही सारी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। मैंने बताया था, चाहे वो डेरिवेशन कर रहे हो, चाहे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो। कई बार ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे आप देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करके। तो सपोज करो मैं सिचुएशन को कंसीडर करता हूं, बाकी आपको सब पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे दोस्तों। फिजिक्स कक्षा के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 79069025551। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इजीली नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं हर टॉपिक का। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। तो ये सिचुएशन कंसीडर करता हूं, सपोज ये बॉडी है जिसका मास कितना है m1, और ये किस वेलोसिटी से चल रही है? सपोज करो इसकी वेलोसिटी u1 है, इसका वेग या इसकी चाल, क्योंकि 1 डायमेंशन है तो आप चाल भी बोल सकते हैं। तो ये u1 है। एक दूसरी बॉडी है, एक दूसरी बॉडी हो रहा है दोस्तों, ये मास m2 की बॉडी है, और ये इस रेस्ट में है, यानी कि इसकी जो स्पीड है u2 वो कितनी है? 0, यानी कि ये किसमें है? रेस्ट में। तो कोलिजन से पहले की स्थिति कुछ इस तरीके से है। तो ये कब चल रहा है? बिफोर कोलिजन। मैं यहां पे लिख भी देता हूं बिफोर कोलिजन, यानी कि कोलिजन से पहले कुछ हमारी जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके की है। एक मास m1 की बॉडी है, वो आ रही है, यानी कि किसी वेलोसिटी से वो आ रही है टकराने के लिए, किससे?
मास m2 से, मास m2 से टकराने के लिए मास m1 की बॉडी आ रही है, जबकि मास m2 की स्पीड क्या है 0, यानी कि वो रेस्ट में है। तो ये सिचुएशन है। फिर क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन हो गया होगा दोस्तों, ऐसे ये कोलिजन हो गया हमारा। इस तरीके से मास m1 m2 ने क्या कर लिया, ये दो बॉडी टकरा ली, ये मास m1 की और ये मास m2 की। तो ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन। ये सिचुएशन कब है दोस्तों, कोलिजन के दौरान। तो कोलिजन के दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा। फिर क्या होगा, कोलिजन में दो घटना होती हैं, दो बॉडी आती हैं, आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद सेपरेट हो जाती हैं। और सेपरेट होने के बाद एक खासियत होती है कि इनकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता। तो अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अब ये दोनों बॉडी क्या होंगी दोस्तों, एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। तो ये मास m1 की बॉडी है, सपोज करो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी v1, और ये मास m2 की वेलोसिटी है, क्योंकि ये भी किसी न किसी वेलोसिटी से चलने लगेगा। तो सपोज करो इसकी वेलोसिटी होगी v2, और ये क्या हो गया, मास m2 की बॉडी। तो हमारी सिचुएशन क्लियर है। ये कब है, आफ्टर कोलिजन। ये कब है दोस्तों, ये सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, जब इन दो बॉडी में कोलिजन होगा। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि बॉडी 1 है और बॉडी 2 है, इसका नाम मैंने बॉडी 1 रख लिया, और ये बॉडी 2 होगी। ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है। तो एक बॉडी 1 है जो u1 वेग से मास m2 से टकराती है, यानी कि बॉडी 2 से टकराती है जो खुद रेस्ट में है। फिर कोलिजन इस तरीके से होता है दोस्तों, और फिर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें पता है, पढ़ चुके हैं हम। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोलिजन के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों, कंजर्वेशन लॉज। तो सबसे पहले अप्लाइंग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से। क्या बोलता है, बिफोर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, आफ्टर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो बिफोर कोलिजन अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और इसकी कितनी होगी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। और आफ्टर कोलिजन अगर मुझे लिखना हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी v1 का स्क्वायर, और इसकी कितनी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हमने काइनेटिक एनर्जी पता है बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी। तो बिफोर कोलिजन कितना लिखेंगे, सिर्फ हाफ m1 u1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आफ्टर कितनी है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये एक हमारी इक्वेशन बना जाती है, सबने पता है। दूसरा क्या है, दूसरा अप्लाइंग, दूसरा कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों दो वेरिएबल हैं v1 और v2। पहले की वेलोसिटी हमेशा पता होती है, बाद की वेलोसिटी हमें निकालनी होती है। तो v1 और v2 निकालना है तो दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन हमें चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन कहां से आ सकती है, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ आप लोग लगा दोगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, तो ये कैसा बनेगा, पहले का मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इसका इनिशियल मोमेंटम कितना, m1 into u1, इसका कितना 0। तो टोटल कितना मोमेंटम हो गया, m1 u1 प्लस 0। और मैंने बताया था जैसे कि मोमेंटम जो है दोस्तों वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि एक डायरेक्शन में u1 और ये सारे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू कितना, m1, दोबारा लिख देता हूं, m1 v1 प्लस m2 v2। इक्वेशन नंबर 2, हमारी दो इक्वेशन आ गई दोस्तों, एक ये और एक ये। अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, इन्हें सोल्व करना बड़ा इजी है। जैसे मैंने पहले बताया, एक जैसों को एक तरफ ले आइए और दूसरे जैसों को दूसरी तरफ ले जाइए। तो जैसे ये m1 है, ये भी m1 है, और ये u1 है तो ये v1 है, और ये m1 है तो ये m1 है। तो इन्हें एक तरफ ले लेंगे और बाकी को दूसरी तरफ ले लेंगे। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख सकता हूं, हाफ m1 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो ये क्या मिलेगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। तो तीन इक्वेशन होगी हमारे पास। अब इससे भी ऐसे कर लेंगे, फ्रॉम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 को डायरेक्ट m1 कॉमन ले लो दोस्तों,
तो क्या मिलेगा u1 माइनस v1 दिस इज इक्वल टू m2 v2, इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि ये डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो आप इसे डायरेक्ट बाद में बताऊंगा कि आप इसे शॉर्टकट या डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का v1 और v2 याद है तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये डेरिवेशन है लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है तो थोड़ा सा करके दिखा देंगे कि ऐसे करेंगे। डिवाइड, फिर वही डिवाइड कर लेंगे 3/4, डिवाइड 3/4, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ से m1, और आपने पता है ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये क्या बनेगा a प्लस b u1 प्लस v1 एंड a माइनस b u1 माइनस v1 अपॉन m1 इंटू u1 माइनस v1 दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा m2 v2 का स्क्वायर अपॉन m2 v2, तो v2 से एक v2 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा। सो इसलिए क्या मिला u1 प्लस v1 दिस इज इक्वल टू v2, तो एक इक्वेशन यहाँ से दोस्तों हमें मिल गई और इस इक्वेशन को रखेंगे इक्वेशन नंबर 5। ये 5 इक्वेशन हमारे पास आ गई दोस्तों यहाँ पे, तो इक्वेशन नंबर 5 हमें मिल गई। अब क्या करेंगे v2 और v1 की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो v1 और v2 तो डायरेक्ट आ गया, v2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा v1, और v1 की वैल्यू v2 माइनस u1 रख देंगे तो क्या मिलेगा v2 मिल जाएगा। तो पुटिंग, अब यहां लिख देंगे पुटिंग 5 इन 4, पुटिंग 5 इन 4, तो क्या मिलेगा दोस्तों m1, इसे मैं एज इट इज लिख देता हूं u1 माइनस m1 v1, देखो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, दिस इज इक्वल टू m2, और v2 की वैल्यू ये रखूंगा तो ये क्या मिलेगा u1 प्लस m2 v1। मैं एक स्टेप थोड़ा सा कर दिया क्योंकि पहले कर चुके हैं, मुझे v1 निकालना तो ये माइनस का इसे इधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ, तो ये क्या मिलेगा m1 माइनस m2, दोबारा डायरेक्ट कर देता हूं दोस्तों, और यहाँ पे कॉमन ले लिया u1, इसमें से और इस टर्म में से u1 कॉमन आ गया, इसे इधर ले जाएंगे तो m1 माइनस m2, क्लियर होगा उम्मीद है। और ये इधर से v1 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, और ये क्या बनेगा सॉरी m1 प्लस m2, तो यहां से क्या मिला, तो v1 इजकल टू कितना बना दोस्तों m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, तो हमारे पास ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 6, और ये क्या है दोस्तों बॉडी 1 की वेलोसिटी कब, कोलिजन के बाद, तो दोस्तों ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, अगेन यहां से अब क्या रखेंगे v1 की वैल्यू लिखो अगेन दोबारा फ्रॉम 5 इक्वेशन 5 से, तो क्या लिखेंगे दोस्तों 5 में v1 की वैल्यू रख दो, तो v1 इजकल टू v2 माइनस u1, v1 इजकल टू v2 माइनस u1, इसे इक्वेशन नंबर 7 भी बोल सकते हैं आप। पुटिंग 7 इन 4, तो 4 में रख दीजिए इसे, तो क्या मिलेगा m1 इंटू u1 माइनस v1 की वैल्यू अब क्या होगी v2, और ये क्या आ गया प्लस u1, दिस इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों m2 इंटू v2 एंड m2 इंटू v2, तो ये क्या बना m1 u1 माइनस m1 v2 प्लस m1 u1 दिस इज इक्वल टू m2 v2, तो यहां से क्या बना 2m1 u1, इसे इधर ले जाओ तो दिस इज इक्वल टू कितना m1 प्लस m2, और ये कितना आ गया दोस्तों v2, तो यहां से v2 की वैल्यू निकल आएगी, तो v2 इक्वल टू यहां पे आप देखोगे तो v2 इक्वल टू कितना बनेगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, तो ये v2 की भी वैल्यू आ गई दोस्तों। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास 8। तो आप देख रहे कि अब कोलिजन के बाद मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर चुका हूं, और कोलिजन के बाद क्या आया दोस्तों v1 की भी वैल्यू मुझे पता लगी, यानी कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ बॉडी 1 एंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ बॉडी 2, यानी कि बॉडी 1 व बॉडी 2 की कोलिजन के बाद मेरे पास स्पीड आ चुकी है, वेलोसिटीज आ चुकी हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिस्कशन करना है किस पे, ये 3 पॉइंट्स पे, कि ये बॉडी 2 कब ग्रेटेस्ट स्पीड से चलेगी।
कब ग्रेटेस्ट मोमेंटम से चलेगी और कब ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी से चलेगी। तो दोस्तों v1 v2 की वैल्यू उम्मीद है ये आपने लिख लिया होगा, इधर से लिख लिया। मैं 1 मिनट का वक्त आपको देता हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पर 7906902551 इस पर आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप से मैं आपको एक टेलीग्राम का इनवाइट लिंक भेज दूंगा, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ के ये सब नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हमारे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब v1 v2 आ गया दोस्तों, मैं दोबारा इसे डिस्कशन में लेकर आता हूं चीजों को। तो ए पार्ट पे डिस्कशन करते हैं सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट स्पीड से क्या होगा। तो सबसे पहले ए पार्ट पे डिस्कशन करते हैं। ए पार्ट पे डिस्कशन करें तो आप देखें ए पार्ट, और ए पार्ट में क्या है, ग्रेटेस्ट स्पीड क्या, बॉडी 2 की, और बॉडी 2 की कोलिजन के बाद स्पीड ये आई। तो यहीं से डिस्कस कर लो, वी नो दैट, हम जानते हैं, आप तो जानते हो ना, वी नो दैट हम जानते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं क्या, स्पीड ऑफ बॉडी 2, स्पीड ऑफ बॉडी 2 क्या जानते हैं आप इससे, v2 इज इक्वल टू कितना, 2m1 अपॉन कितना, m1 प्लस m2 इंटू u1। अगर मुझे दोस्तों, अगर मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट स्पीड से चलना है, अगर मुझे ग्रेटेस्ट स्पीड से चलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर को कम से कम करना पड़ेगा, v2 को मुझे मैक्सिमम करना है। यहां से देखिए आपने पता है कि अगर किसी भी फैक्टर को मान लीजिए x है और ये 3/5 है और ये 3/7 है, एक दूसरा फैक्टर है 3/7, तो कौन छोटा है, ये वाला छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा v2 उतना ही छोटा होगा। तो इसका मतलब मुझे इसे कम से कम रखना है, सॉरी मुझे क्या करना है, इसे कम से कम रखना है। जितना मैं ये कम रखूंगा v2 उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो इसे कम रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो v2 इज इक्वल टू 2m1, इसे मैं थोड़ा सा और यहां से m1 को कॉमन लिया तो 1 प्लस क्या बचा m2 अपॉन m1 इंटू u1, इसे थोड़ा सा और m1 से m1 कैंसिल हो गया। तो v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2u1 अपॉन कितना 1 प्लस m2 अपॉन m1। तो थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कशन करते हैं यहां से। तो आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा ये फैक्टर 1 में जितना ज्यादा ऐड होगा ये उतना ही कम होता चला जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे कम से कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जितना कम होगा 1 में उतना ही कम ऐड होगा, और उतना ही कम ऐड होगा तो v2 उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, यानी कि इस फैक्टर पे मुझे कंसंट्रेट करना है, यानी कि m2 अपॉन m1 अगर कम से कम हो जाएगा, कम से कम कितना, लेस देन 1। तो आप देख रहे हैं कि m2 अपॉन m1 जितना कम से कम हो जाएगा, जितना भी एक से कम होगा उतना कम फैक्टर यहां जुड़ेगा, और जितना कम फैक्टर 1 में यहां जुड़ेगा v2 उतना ही ज्यादा होगा, और उस जो हमारा बॉडी 2 है दोस्तों वो उतनी ज्यादा स्पीड से चलेगा। तो इक्वेशन समझ में आ रही है, यानी कि m2 अपॉन m1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। तो m2 की वैल्यू फिर क्या होगी, m2 लेस देन m1। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी, अगर मुझे बॉडी 2 को ग्रेटेस्ट स्पीड से चलाना है, मैक्सिमम स्पीड से चलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, m2 बॉडी जो है, यानी कि बॉडी 2 जो है उसके मास को इस तरीके से चुनना पड़ेगा कि वो m1 की तुलना में बहुत कम हो, यानी कि बॉडी 2 लाइट बॉडी होनी चाहिए, हल्की बॉडी होनी चाहिए, और बॉडी 1 जो है वो बहुत भारी होनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में, बॉडी 1 के। बॉडी 2 हल्की होनी चाहिए इन द कंपैरिजन ऑफ बॉडी, बॉडी 2 हल्की होनी चाहिए इन द कंपैरिजन ऑफ बॉडी 1। तो इसलिए पहला हमने डिस्कस कर दिया दोस्तों, पहला पॉइंट कि ग्रेटेस्ट स्पीड से कब चलेगा। एक बार फिर डिस्कस कर देता हूं या दोबारा से आप देख लो। जैसा कि हमें पता है वी नो दैट, आप लिख सकते हैं ना दोस्तों, वी नो दैट द स्पीड ऑफ बॉडी 2, स्पीड ऑफ बॉडी 2 ये है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसे ग्रेट बनाना है, इसे अधिकतम बनाना है, इस स्पीड को मैक्सिमम बनाना है,
तो आप यहां से देख सकते हो कि m1 प्लस m2 की वैल्यू उतना ही कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये जितना छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। m1 को मैंने कॉमन ले रहा हूं, m1 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और m1 कॉमन आने के बाद क्या किया, m1 से m1 कैंसिल हो गया। तो अब इक्वेशन ये बन गई। अब यहां से देखते हैं, अब ये 1 है, 1 में जितना यहाँ कम ऐड होगा, मान लीजिए यहाँ बहुत थोड़ा ऐड हो रहा है या ये 0 जैसा है, तो वेलोसिटी की तरफ मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी 2u1। तो मैक्सिमम ये जो स्पीड है v2 को मैक्सिमम बनाने के लिए इस फैक्टर को मुझे बहुत ही कम रखना पड़ेगा। तो इस फैक्टर को कम रखने के लिए यानी कि m2 अपॉन m1 क्या होना चाहिए, 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, लेस 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 देन 1। तो यहां से कंडीशन बनी m2 इज लेस लेस देन m1। तो यहां से हमें पता लग गया कि हमने जो कोलिजन है उस कोलिजन में बॉडी 2 का मास इस प्रकार चुनना है, किसके कंपैरिजन में, बॉडी 1 के मास के, कि वो बहुत कम, यानी कि m2 बहुत लाइट बॉडी हो और बॉडी मास m1 की जो बॉडी हो बहुत भारी बॉडी हो, यानी कि हैवी हो। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो डिस्कस हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी का बी पार्ट। बी पार्ट को मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं, मोमेंटम। बी पार्ट में क्या है दोस्तों, चलो यहां से हटा देता हूं, अब मुझे लगा आपने लिख लिया होगा। तो बी पार्ट मुझे डिस्कस करना है और बी पार्ट में मुझे m1 की जरूरत पड़ेगी, v1 की। तो दोस्तों बी पार्ट में थोड़ा सा आपको फिजिक्स समझनी पड़ेगी। तो v1 कितना था, बी पार्ट पहले p लिख देते हैं, क्या है, ग्रेटेस्ट मोमेंटम। तो फिर लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप दोस्तों, v1 भी जानते हैं, v1 कितना, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। यही था हमारा v1। और v2 आपने पता ही है, उधर लिखा हुआ है, v2 की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन v1 की बहुत जरूरत है दोस्तों। तो v1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। चलो इसे देखते हैं दोस्तों। मोमेंटम क्या है, अगर बॉडी 2 को हमें मैक्सिमम यानी कि ग्रेटेस्ट मोमेंटम से चलाना है, उसे रिकॉयल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सपोज करो ये बॉडी रेस्ट में है दोस्तों, अब ये बॉडी मोशन करके आ रही है, ये बॉडी दूसरी बॉडी है और ये इससे आगे ऐसे कोलिजन करती है, तो मोमेंटम वास्तव में इसमें है, क्योंकि वेलोसिटी तो इसी में है, यही तो मूवमेंट कर रही है, और जिसमें मूवमेंट है तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम किसमें होगा, इसमें। अब ये बॉडी कब चलेगी, जब ये बॉडी इस पे मोमेंटम ट्रांसफर करेगी। अगर ये जो बॉडी है जो मोशन करके आ रही है, अगर इस रेस्ट वाली बॉडी से टकराएगी, टकराने के बाद क्या करेगी, जो ये मोशन वाली बॉडी है ये रेस्ट वाली बॉडी को अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, और जितना ज्यादा मोमेंटम ये इसे ट्रांसफर कर देगी रेस्ट वाली बॉडी को, जितना ज्यादा मोमेंटम बॉडी 1 बॉडी 2 को ट्रांसफर करेगी, उतने ही मोमेंटम से ये चलने लगेगी। समझ में आ रही एक बात, इस बात को समझिए, दोबारा फिर समझाता हूं। ये बॉडी 2 रेस्ट में है और बॉडी 1 मूव कर रही है, तो मोमेंटम वास्तव में फिलहाल किसमें है, क्योंकि इसका तो मोमेंटम 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम भी 0 होगा। अब ये दूसरी बॉडी है दोस्तों, अब ये मूवमेंट कर रही है, ये वेलोसिटी u1 से चली जा रही है, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है m1 इंटू u1। अब इसका मोमेंटम, अब ये क्या करेगी, इससे टकराएगी और बॉडी 2 भी चलने लगेगी। अब ये कितने मोमेंटम, मैक्सिमम मोमेंटम कब होगा, जितना ज्यादा ये मोमेंटम इस पर ट्रांसफर करेगी उतने ही ज्यादा मोमेंटम से ये बॉडी 2 आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो बॉडी 1 है जो हमारी वेलोसिटी u1 से चल रही है, उसमें उसके मोमेंटम में ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आपने पता है कि अगर कोई बॉडी, मान लीजिए सपोज करो, मैं यहां भी फिगर से समझा देता हूं, ये u1 से है m1, और ये बॉडी थोड़ा समझना इसे, क्योंकि मैं इस पे टाइप ले रहा हूं दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि ये समझने वाली बात है। अब ये बॉडी इससे जितना ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर कर देगी, ये उतने ही ज्यादा मोमेंटम से आगे बढ़ने लगेगी। तो इस बॉडी को मुझे अधिकतम संवेग से चलाने के लिए इसके संवेग में अधिकतम परिवर्तन करना पड़ेगा, और इसके संवेग में अधिकतम परिवर्तन कब होगा, जब इसकी स्पीड ये क्या हो, उलट जाए। कैसे, क्योंकि मुझे पता है चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम लिखूं दोस्तों, तो क्या होगा, सपोज करो पहला क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, या उल्टा भी कर सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पे इसका इनिशियल मोमेंटम कितना, m1 u1। अब ये टकराने के बाद सपोज करो इसी ये कुछ स्पीड से आई, मान लीजिए
मैं एक बात समझता हूं, पहला एक न्यूमेरिकल एग्जाम, सपोज करो ये 2 kg और ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे टकरा रही है शुरुआत, तो ये इस पे कितना मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना P1, इनिशियल मोमेंटम लिख देता हूं कितना 2 into 5 यानी कि 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल मोमेंटम। अब ये इससे टकराएगी और टकराने के बाद इसने इससे कुछ मोमेंटम जब टकराएगी तो स्पीड कम होगी कुछ ना कुछ, तो सपोज करो अब ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगी, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब P फाइनल कितना बताओ जरा, और ये वापस आ गई, सपोज करो ये वापस आ गई इससे टकराने, तो P फाइनल कितना हो गया 2 into 3, तो कितना हो गया 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम कितना 10 माइनस 6 कितना 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सॉरी इसे दोबारा करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है 10 इनिशियल माइनस फाइनल, माइनस इनटू ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस 6, तो कितना आ गया दोस्तों 10 प्लस 6, तो कितना आ गया टोटल 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि अब 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। सपोज करो इसकी स्पीड 4 है, तो 4 में कितना होगा 2 into 4 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो गया अब 80। अगर इसकी स्पीड 5 हो जाए तो ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा -10, तो ये कितना हो गया दोस्तों 20। अब इससे ज्यादा स्पीड से नहीं रिकॉइल कर सकती, अभी आप 6 से बोलने लगो, जितनी स्पीड से टकराती है उससे वो मैक्सिमम उतनी स्पीड से रिकॉइल कर सकती है। जैसे दीवार में बॉल मारते हैं, आपने 5 मीटर पर सेकंड से जो है दीवार पे बॉल टकराई तो 5 से ही आपके हाथ में आ गई, समझ में आ रही बात। ऐसा नहीं कि आपने 5 से फेंकी वो 10 से चली आएगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन लो भी है, जितना आप एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन लगेगा। अरे बात समझ में। तो ये जो लो है, यानी कि जो हम जितनी स्पीड से बॉल को फेंकते हैं उतनी स्पीड से वो जल्दी से हमारे हाथ में आ जाती है। तो मैक्सिमम चेंज कब आ रहा, जब बॉडी 1 बॉडी 2 से टकरा के उतनी स्पीड से वापस आए जितनी स्पीड से वो टकराई थी, तब मोमेंटम में मैक्सिमम चेंज आएगा और उतना ही मोमेंटम किसको ट्रांसफर करेगी बॉडी 1 बॉडी 2 को। तो मैक्सिमम ट्रांसफर होने के लिए, यानी कि अगर ये u1 से जा रही तो आने की स्पीड भी कितनी होनी चाहिए u1, यानी कि -u1 हो जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो। क्लियर है बात। तो ये बात आपको थोड़ा सा मोमेंटम में समझनी पड़ेगी दोस्तों। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप मोमेंटम कब ट्रांसफर होगा इजीली बता सकते हैं। मैक्सिमम मोमेंटम तभी ट्रांसफर हो सकता है कि बॉडी जब दूसरी बॉडी से टकराए और जिस स्पीड से उस बॉडी से टकराएगी उसी स्पीड से वापस आ जाए, तो तब हमारा जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, यानी कि मोमेंटम में जो चेंज होगा बॉडी 1 के वो मैक्सिमम होगा और बॉडी 2 पे ट्रांसफर किया गया मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके मोमेंटम में जितना चेंज आएगा उतना ही तो यहाँ ट्रांसफर होगा। समझ में आ रही नहीं बात। तो ये बॉडी इस पे जितना ज्यादा मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगी, जितना ज्यादा इसमें चेंज आएगा। और मैक्सिमम चेंज कब आ सकता है, जब बॉडी टकराने के बाद जिस स्पीड से टकराए दूसरी बॉडी से उतनी स्पीड से वापस आ जाए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसे करते हैं। अब मुझे क्या करना है, यानी कि फॉर ग्रेटेस्ट मोमेंटम द स्पीड ऑफ द बॉडी 1 शुड बी रिवर्स, यानी कि अगर मैक्सिमम मोमेंटम मुझे ट्रांसफर करना है तो बॉडी 1 की स्पीड बॉडी 2 से टकराने के बाद रिवर्स हो जानी चाहिए। और रिवर्स होने की कंडीशन यहां से पता चलेगी। अब देखो ये m1 है, ये m1 है, ये m2 है, ये m2 है। अगर m1 यहां माइनस भी आना चाहिए तो m2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। किसके कंपैरिजन में, m1 के। यानी कि मैंने ये कंडीशन पढ़ा चुका हूं। ये बॉडी बहुत भारी है और एक छोटी सी बॉल इससे टकराएगी, ये तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन इससे क्या करेगी, ये मैक्सिमम वापस उसी स्पीड से वापस आ जाएगी। तो यानी कि इस पे मोमेंटम जो होगा वो ट्रांसफर सबसे ज्यादा होगा, भले ही ये रेस्ट में ही रहे, इससे कोई फर्क नहीं। पर क्यों, क्योंकि इसके चेंज मोमेंटम में चेंज क्या है, मैक्सिमम है, तो इस पर ट्रांसफर मोमेंटम भी क्या होगा, बहुत मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों यहां से इस कंडीशन को निकालते हुए m2 को चुनेंगे। तो m2 फॉर मैक्सिमम चेंज, ऐसे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम, फॉर मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, ऑफ बॉडी 1 क्या होना चाहिए, द स्पीड ऑफ बॉडी 1, द स्पीड ऑफ बॉडी 1 शुड बी रिवर्स्ड, REVER should be reversed after collision,
आफ्टर कोलिजन विद बॉडी 2, यानी कि बॉडी 2 से कोलिजन के बाद स्पीड क्या हो जानी चाहिए मैक्सिमम चेंज के लिए मोमेंटम में बॉडी 1 की स्पीड फॉर दिस, इसके लिए क्या होना चाहिए फॉर दिस, इस इक्वेशन को आप कुछ भी कह रहे हैं फ्रॉम 7 थी ये, फॉर दिस इन इक्वेशन 7, फ्रॉम दिस इन इक्वेशन 7 m2 शुड बी ग्रेटर देन m1, क्योंकि जैसे ही हम तो इसके कंपैरिजन देन अगर ये कंडीशन लगा दें तो फॉर दिस ये मत लिखो इन इक्वेशन 7, इसके बाद लिखना देन फ्रॉम 7, तब फ्रॉम 7 से क्या होगा v1 इक्वल टू माइनस ऑफ u1, ये कंडीशन हमें मिल जाएगी। तो मुझे अगर ग्रेटेस्ट मोमेंटम से बॉडी 2 को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बॉडी 2 के मास को इस प्रकार चुनना पड़ेगा कि वो बॉडी 1 के मास से बहुत बड़ा हो ज्यादा। तो ये भी दूसरे यहाँ भी हमने कंपैरिजन कर लिया बी पार्ट में भी कि हमें मास m2 को किस तरीके से चूज करना चाहिए। दोस्तों थर्ड पार्ट बड़ा इजी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब ट्रांसफर करेगा देख लेते हैं पार्ट सी में, इधर आ जाता हूं, पार्ट सी करते हैं दोस्तों। सी पार्ट में क्या करना है दोस्तों, मुझे ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी से चलाना है। तो ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी कब होगी, अब v1 वी नो दैट वही लिखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन कितना m1 प्लस m2 इंटू u, और v2 की वैल्यू ये क्या है दोस्तों, v2 की वैल्यू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अब दोस्तों क्या करना है, मुझे ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी से बॉडी को चलाना है। अब ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी कब होगी, अब एक बॉडी इसे यहां समझते हैं, सपोज करो ये बॉडी रेस्ट में है और ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, और बॉडी 1 u1 स्पीड से आ रही और टकराने के बाद क्या होगा, अगर ये बॉडी अपनी सारी स्पीड इसे दे दे तो यही इससे ज्यादा तो चल नहीं सकती, क्योंकि ये जिस स्पीड से टकराएगी अगर वही इस पे सारी ट्रांसफर हो जाए तो ये उसी स्पीड से चलने लगेगी और ये बॉडी किस में आ जाएगी रेस्ट में। तो यानी कि ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी 1 को तो रेस्ट में रखना पड़ेगा जो टकराने आई, और जो रेस्ट में थी उसे उस स्पीड से चलाना पड़ेगा जिस स्पीड से बॉडी 1 चल रही थी। तो ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी की कंडीशन ये है कि कोलिजन के बाद बॉडी 2 जो रेस्ट में है उसकी स्पीड बॉडी 1 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो बॉडी 1 के इक्वल होने के लिए अब दूसरी जो बॉडी 2 है कोलिजन के बाद उसकी स्पीड ये है, और कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद बॉडी 1 की स्पीड ये है, तो ये क्या हो जाना चाहिए फॉर ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाना चाहिए v1 इक्वल टू 0, कंडीशन ये है कि v1 0 हो जाना चाहिए, यानी कि बॉडी 1 रेस्ट में आ जानी चाहिए, और v2 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए u1, तभी तो मैक्सिमम भाई इसकी स्पीड कोलिजन जो पहले थी, कोलिजन से पहले वो किसने ले ली रेस्ट वाली बॉडी ने, तो v2 किसके इक्वल हो जाना चाहिए u1 के, और जो चल रही थी कोलिजन से पहले वो कोलिजन के बाद किस में आ जानी चाहिए रेस्ट में, तभी वो ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी से चलेगी। तो ये कंडीशन मुझे संतुष्ट करनी है, और इस कंडीशन के लिए m2 शो द मास ऑफ बॉडी 2, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे v2 को u1 के इक्वल बनाना है दोस्तों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा m1 और m2 को इक्वल करना पड़ेगा। जब यहाँ m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो 2 से 2 कैंसिल, तो v2 किसके इक्वल आ जाएगा u1 के। फॉर सो द मास ऑफ बॉडी 2 m1 इक्वल टू m2, तो m1 को किसके इक्वल रखना पड़ेगा दोस्तों m2 के इक्वल रखना पड़ेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा ये ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है। तो ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए कंडीशन क्या है, हमें मास m2 यानी बॉडी 2 के मास को इस प्रकार चुनना पड़ेगा कि वो बॉडी 1 के मास के इक्वल हो जाए, तब बॉडी 2 जो है वो ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी से चलेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, यहीं पे मैं इसे खत्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।